हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी डोजो। और आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी डोजो, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग, ठीक है। तो ब्रीथिंग हम दो टर्म सुनते हैं। पहला टर्म होता है ब्रीथिंग जो हम लोग सुनते हैं, और दूसरा एक और टर्म होता है क्या, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या डिफरेंट चीज है, नहीं, ठीक है। ब्रीथिंग को ही हम लोग कॉमनली रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ब्रीथिंग को ही हम लोग कॉमनली रेस्पिरेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन होता क्या है। तो ऐसा समझिए कि हमारे बॉडी के सेल्स क्या निकालते हैं, CO2, ठीक है। CO2 निकालेंगे, कहाँ भेजेंगे उसको, लंग्स में भेजेंगे, ठीक है। और लंग्स से फिर कहाँ भेजेंगे, CO2 को एटमॉस्फेयर में भेजेंगे, सेल्स से CO2 लंग्स में, लंग्स से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। सेम है क्या, एटमॉस्फेयर से O2 हम लोग लेंगे और कहाँ भेजेंगे, लंग्स में, और लंग्स से फिर सेल में। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। गैसेस क्या है यहाँ पे, O2 और CO2। तो ब्रीथिंग का डेफिनेशन ये देंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल, या कहेंगे कि बॉडी, बिटवीन बॉडी विथ टू एटमॉस्फेयर। Exchange of gases, exchange of CO2 and O2 with atmosphere, exchange of CO2 and O2 with atmosphere from body, ठीक है। एटमॉस्फेयर से बॉडी के बीच में, एटमॉस्फेयर से बॉडी या एटमॉस्फेयर से सेल्स के बीच में CO2 और O2 का एक्सचेंज होना ही ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। यही होगी सबसे कॉमन ब्रीथिंग की डेफिनेशन और सबसे सिंपल मीनिंग, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के ब्रीथिंग के मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ब्रीथिंग करने के लिए लंग्स है, वैसे ही फिशेस के पास आप जानते हैं गिल्स होता है। वैसे ही और तरह के मेथड्स होते हैं ब्रीथिंग के, ठीक है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं उसका, ठीक है। वही मेथड्स हम पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग के अलग अलग मेथड्स। पहला मेथड है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन में ये होता है। अब डिफ्यूजन को मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स या एक्सचेंज ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फ्रॉम वन साइड ऑफ बैरियर टू अनदर साइड ऑफ बैरियर विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ पे थिंग्स जो है वो हो जाएंगे CO2 और O2, CO2 और O2 का एक्सचेंज होना विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी। इसी को कहेंगे हम लोग सिंपल डिफ्यूजन मेथड, ठीक है, ब्रीथिंग का। और इसमें आते हैं हमारे एग्जांपल स्पॉन्जेस, सिलेंटेड, और फ्लैट मोड, ठीक है, ठीक है।
ये सब के सब कैसे हैं? इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में भी लोअर इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। स्पॉन्जेस यानी कि पोरीफेरा से ही आप जानते होंगे कि पोरीफेरा से ही हमारे एनिमल किंगडम की फाइनल स्टार्ट होती है। ये पोरीफेरा सिलेंड्रेटा और ये प्लेटियलमेंथिस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल मेथड ऑफ सिंपल डिफिजन का मेथड, ठीक है, जो कि हमारा इनमस जो है वो यूज करते हैं। दूसरा मेथड है ट्रैकियल रिस्पिरेशन। आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे रेस्पिरेशन लिखा गया और यहाँ पे ब्रीथिंग, इसका कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स का, ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब्स का, ट्रैकियल ट्यूब्स का, ठीक है। मेनली कौन आएंगे इसमें? इंसेक्ट्स आएंगे, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब्स में इसमें मेनली आएंगे, एग्जांपल आएंगे इंसेक्ट्स, ठीक है। इसमें मेनली इंसेक्ट्स आती है। ट्रैकियल ट्यूब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। इंसेक्ट्स में रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। अब अगला मेथड है ब्रीथिंग का, ब्रैंकियल रिस्पिरेशन। ब्रैंकियल रिस्पिरेशन में रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? ब्रैंकियल रिस्पिरेशन में रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स। गिल्स का नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे कि क्या से इसमें एग्जांपल आता है, तो आप सभी जानते हैं गिल्स में आते हैं फिशेस, ठीक है। एक और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, ठीक है। गिल्स वाले गिल्स जो है यहाँ पे रिस्पिरेटरी ऑर्गन है इसके लिए, जो कि ब्रैंकियल रिस्पिरेशन करते हैं, और इसके एग्जांपल होंगे फिशेस और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, ठीक है। और इसमें एक और एग्जांपल आ जाएगा मोलस्का, ठीक है। इसमें आ जाते हैं मोलस्का, मोलस्का के जितने भी मेंबर्स हैं, मोलस्का फाइलम के जितने मेंबर हैं वो आ जाएंगे ब्रैंकियल रिस्पिरेशन में। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, सारे आर्थ्रोपोड नहीं, केवल और केवल एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और फिशेस, ये आते हैं ब्रैंकियल रिस्पिरेशन में। उसके बाद से अगला है क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूटेनियस रिस्पिरेशन में यहाँ पे होता है क्या? क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल। अब आप चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के का, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि क्यूटेनियस या क्यूटिकल मतलब होता क्या है, ठीक है। क्यूटिकल एक रफ लेयरिंग होती है, ठीक है। एक लेयरिंग होती है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिनके ऊपर जो कि ये क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करते हैं। क्यूटिकल अगर मॉइस्ट होता है, ठीक है। आप क्यूटिकल कहाँ देख सकते हैं? आप अर्थवॉर्म देखेंगे तो अर्थवॉर्म को आप कभी टच करेंगे तो उसकी स्किन शाइनी तो होती है, लेकिन टच करने पे आपको रफ फील होगा। सेम एज फ्रॉग्स में आप देखेंगे, फ्रॉग्स की स्किन शाइनी होती है, लेकिन उस पर भी आपको टच करने पे रफ फील होगा। वो रफ फीलिंग आती है क्यूटिकल की प्रेजेंस की वजह से। क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा, उसी की वजह से रफ वाली जो फीलिंग है वो आती है, ठीक है। उन रफ स्किन के थ्रू, उन रफ क्यूटिकल के थ्रू, वो क्यूटिकल मॉइस्ट है इसीलिए वो साइन कर रहे हैं, और उन रफ क्यूटिकल के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, तो
तो वो आते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में। इसके एग्जांपल होंगे क्या, मैंने अभी बताया, अर्थवर्म और फ्रॉग्स, ठीक है, अर्थवर्म और फ्रॉग्स। अब एक आखिरी है मेथड ऑफ ब्रीथिंग का, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा लंग्स, ठीक है, लंग्स होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इसमें आएंगे हमारे एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सॉरी पल्मोनरी रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स, ठीक है, और उसके एग्जांपल होंगे हमारे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंट मेथड ऑफ ब्रीथिंग जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन लंग्स है, क्योंकि लंग्स मैमल्स में आता है और हम ह्यूमन मैमल्स में आते हैं, इसीलिए हमारे अंदर लंग्स होगा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे अगर हम, तो उसमें हम पहले, आप नीचे वाला नोट करते रहिए, मैं एक डायग्राम बना देता हूं ऊपर ग्राफ करके, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन के बारे में अगर देखेंगे हम, तो हमें मिलेगा लंग्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा लंग्स, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। मैं इसकी लेबलिंग कर दूंगा। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा, मैं इसको रख दो,
ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारा लंग्स है। तो देखिए लंग्स में है क्या, ये हमारे दोनों साइड के लंग्स हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि लंग्स हमारा होता कहाँ पे है। तो टॉपिक का नाम हम डाल दो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आप ऐसे सोचिए कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ होता है। तो हमारे किसी भी ऑर्गन का इंटरनल किसी भी ऑर्गन का पोजीशन हम देते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, बैकबोन से। वर्टिब्रल कॉलम के पोजीशन से हम लोग देते हैं उनके पोजीशंस, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन के पोजीशंस। तो हमने अपने वर्टिब्रल कॉलम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, लंबर, थोरैसिक, उसके बाद से फिर आते हैं उसका से लास्ट में आता है पोटेंशियल। तो वो आप पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। तो देखिए थोरैसिक रीजन जो वर्टिब्रा होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे और ये यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्रा जो होते हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गन्स आएंगे वो थोरैसिक ऑर्गन हो जाएंगे, ठीक है। और थोरैसिक ऑर्गन में प्रेजेंट होने की वजह से इसको लिखेंगे हम, लंग्स हमारा कहाँ होता है, थोरैसिक चैम्बर में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे lungs present in thoracic chamber, ठीक है। थोरैसिक रीजन के सामने जितने भी एरिया आएंगे उसको थोरैसिक चैम्बर कहेंगे और उस थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट होने वाले ऑर्गन होंगे थोरैसिक ऑर्गन। तो ये है थोरैसिक चैम्बर में हमारा लंग्स होता है, ठीक है। और लंग्स सराउंडेड होता है हमारे रिकेज से, कॉमन सेंस वाली बात है, लंग्स सराउंडेड बाय रिकेज। अच्छा और एक और चीज देखिए कि अब हम देखेंगे कि पाथ ऑफ ऑक्सीजन फ्लो या पाथ ऑफ एयर फ्रॉम माउथ या सॉरी फ्रॉम नोज टू एल्वेओलाई क्या होता है, मूवमेंट किस किस पाथ से होते हुए एयर जो है वो हमारा सेल्स तक पहुंचता है या एल्वेओलाई तक पहुंचेगा। पहले तो एल्वेओलाई तक पहुंचना उसको, ठीक है। तो पाथ ऑफ एयर फ्लो हम लोग देखेंगे इन लंग्स। मैं इसको दूसरे कलर से लिख लूं। तो देखिए कहां से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल नोज, उसके बाद से आएगा नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद से आएगा फेरिंक्स, फिर आएगा लैरिंक्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद से आएगा प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आएगा टर्शियरी ब्रोंकाई और लास्ट में आता है क्या
टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एट लास्ट आएगा क्या, नेजल चेंबर, सॉरी एल्वियोलर। तो एक्सटर्नल नोज से लेकर के एल्वियोलाई तक ये पार्ट होता है। कैसे? एक्सटर्नल नोज, नेजल चेंबर, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाइट, सेकेंडरी ब्रोंकाइट, टर्शियरी ब्रोंकाइट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई। ठीक है, तो फेरिंक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन passage of food and air, ये हम लोग बोलते हैं किसको, फेरिंक्स को। लैरिंक्स को क्या बोलेंगे, लैरिंक्स होता है साउंड बॉक्स, ठीक है, लैरिंक्स होता है साउंड बॉक्स। और उसके बाद से एल्वियोलाई, ये होता है सैक ऑफ एयर बैग, ठीक है, ये एक थैला होता है एयर बैग का, ठीक है, एयर बैग का एक थैला होता है एल्वियोलाई। तो देखिए एक्सटर्नल नोज से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकाइल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है, एक्सटर्नल नोज से लेकर के लिख देंगे यहाँ पे हम कि पॉइंट है ये, फ्रॉम एक्सटर्नल नोज टू एक्सटर्नल नोज टू टर्मिनल ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंकाई नहीं ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एक्सटर्नल नोज से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल कॉल्ड एज क्या, एक्सटर्नल नोज से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल को हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। कहां से, एक्सटर्नल नोज से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। और जो एल्वियोलाई होता है, ठीक है, ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई इसको ऐसे ही लिख देंगे आप बना करके, ये होता है रिस्पिरेटरी पार्ट। आप नाम समझ के जान गए होंगे इसका नाम क्यों रिस्पिरेटरी पार्ट और बाकी को कंडक्टिंग पार्ट बोल रहे हैं। तो अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं बता दूं कि देखिए एक्सचेंज ऑफ गैस ना ही नोज से हो रहा है और ना ही बाकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से, ठीक है, नोज से लेकर के एक्सटर्नल नोज से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कहीं पर भी एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होता है, एल्वियोलाई में, ठीक है। इसीलिए रिस्पिरेशन यहाँ पे इसको इसके थ्रू रिस्पिरेशन है, तो इसलिए इसको रिस्पिरेटरी पार्ट बोल देते हैं। और बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है, या फिर CO2 को एल्वियोलाई से एक्सटर्नल नोज के थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर निकालने का काम करेंगे, ठीक है, और इनका कोई काम नहीं होता है। तो ये रहा हमारा पाथ ऑफ किसका, पाथ ऑफ एयर एक्सचेंज, ठीक है, पाथ ऑफ एयर एक्सचेंज करते हैं। और उसके बाद से दूसरा जो है, एक सेकंड आप ध्यान रखिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है, माफ करिएगा, मुझे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलने लगा है, उसको रोकने के लिए मुझे जाना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे क्या कि रिस्पिरेटरी पार्ट और कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है। तो जिससे कि मैंने बता दिया आपको रिस्पिरेटरी पार्ट और कंडक्टिंग पार्ट क्या है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं जानना जरूरी है, ठीक है, कुछ भी जानना नहीं जरूरी है। और उसके बाद से आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इस डायग्राम के बारे में, ठीक है, ये डायग्राम बहुत जरूरी है।
और इससे हम कुछ इंपॉर्टेंस टर्म पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे आने वाले पेपर्स में आएंगे, आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये इससे बाहर के जितना पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ना बोर्ड में मिलेगा ना कि नीट में मिलेगा, ठीक है। तो आप 11th के बोर्ड, अगर आप 11th के पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इससे ज़्यादा बाहर नहीं आ सकता। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना जानना मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ बाहर कर देगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा नीट के बारे में डिस्कस करके। आप बस बोर्ड के लिए सोचिए, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं कुछ सेकंड इसका टाइम देता हूँ। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो हमने पढ़ा कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है और रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है। एल्वेलाई ही केवल रेस्पिरेटरी पार्ट है, बाकी उसमें और कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नोड से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इसमें जानना कुछ भी जरूरी नहीं है। तो देखिए, अब हम देखेंगे क्या इस डायग्राम से हम थोड़ी सी चीजें सीखेंगे, ठीक है, थोड़ी सी चीजें बाकी लगेंगे वो जान लेंगे हम। देखिए, मैंने आपको बताया था एपिग्लॉटिस, चैप्टर नंबर 16 में मैंने आपको बताया था एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहाँ होता है? एपिग्लॉटिस होता है फेरिंक्स के ऊपर, सॉरी फेरिंक्स कह रहा हूँ, ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है, ताकि फूड जो है वो रेस्पिरेटरी डक्ट में ना आ सके, ठीक है, ट्रैकिया में ना आ सके। तो देखिए, ये जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है ये होते हैं ट्रैकिया, ठीक है। ये ऊपर वाला है लैरिंक्स, ठीक है, क्या ये लैरिंक्स है। और लैरिंक्स के ऊपर ये जो मैंने डोम से स्ट्रक्चर हल्का सा बनाया हुआ है ये होता है ग्लॉटिस, सॉरी एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस ये हमारा लंग्स है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का मैंने बना रखा है, ग्रीन कलर का ये जो है ये कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ठीक है, क्या होती है ये? कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ठीक है, कार्टिलेजिनस हाफ रिंग होती है। आधी रिंग होती है, ये कंप्लीट रिंग नहीं होती है, ठीक है। ये कार्टिलेजिनस हाफ रिंग होती है जो कि ट्रेकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो है आप एक और चार चीज जानिए, क्या कि ट्रेकिया का डिवीजन प्राइमरी ब्रोंकाई में कहां से होता है? तो वर्टिब्रल कॉलम से फिर से इसका डिनोशन पोजीशन बताएंगे, ठीक है, कि फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम से लिखेंगे एट फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम trachea divide into ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रेकिया ब्रोंकाई में कहाँ डिवीजन होता है? ट्रेकिया का ब्रोंकाई में फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम पे, ठीक है, 5वें नंबर के वर्टिब्रल कॉलम पे ट्रेकिया ब्रोंकाई में टूट जाता है। उसके बाद से ये देखिए, एक जो रेड कलर की मैंने यहाँ पे लेयरिंग कर रखी है, ठीक है, ये रेड कलर की जो लेयरिंग है इसको कहते हैं हम लोग प्यूरल मेम्ब्रेन,
कि पेन चल नहीं रहा, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। ये जो रेड कलर की लेयरिंग है इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों लंग्स के ऊपर एक लेयरिंग होती है, ठीक है। उसका काम ये होता है कि वो रेजिस्टेंस लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। लुब्रिकेशन और बैरियर प्रोवाइड करे किसके किसके बीच में, लंग्स और हमारे रिब केज के बीच में। लंग्स और रिब केज के बीच में प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कि बैरियर प्रोवाइड करती है किसके किसके बीच में, लंग्स और रिब केज के बीच में। तो यहाँ लिख लेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में यहाँ पे होता है फील्ड होता है ये जो रेड और ब्लैक कलर के बीच में मैंने ये जो ब्लू कलर की मार्किंग बना रखी है, ऐसे आप इसमें पूरा कंप्लीटली बना लेंगे, इसमें बना लेंगे। तो ये होता है, ये ब्लू कलर की मार्किंग जो है वो होती है क्या, प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड क्या करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। लिख लेंगे यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड provides lubrication between कहाँ प्लूरल मेम्ब्रेन एंड लंग्स। प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, या फिर कह सकते हैं कि डिक्रीजेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिक्रीज करेगा तभी तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोवाइड लुब्रिकेशन की जगह डिक्रीजेस फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये रहा आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इतना ही आप जानिए, उससे ज्यादा और कुछ मत जानिए। अच्छा एक और बात, एक लास्ट बात ये रह गई कि थोरैसिक चैम्बर जो होता है, थोरैसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। एयर टाइट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एयर यहाँ पे टाइट फॉर्म में हो, एक डेंस फॉर्म में, नहीं। ये एयर टाइट का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि एयर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लीकेज ऑफ एयर बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए थोरैसिक चैम्बर को हम लोग एयर टाइट चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है एयर टाइट चैम्बर का मतलब। तो ये रहा आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे ज्यादा आप कुछ मत जानिए। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मैं इसको रख कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के टॉपिक से आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि क्या आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, ये हम लोग करते कैसे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आप दो पार्ट्स में बनाएंगे नोट्स। पहला लिखेंगे इनहेलेशन,
ठीक है। और दूसरे साइड लिखेंगे आप एक्सलेशन। ठीक है। इनहेलेशन और एक्सलेशन दोनों अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है। इनहेलेशन में एयर हम अंदर लेते हैं या ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं बॉडी के, और एक्सलेशन में हम बॉडी से बाहर निकालते हैं क्या, CO2। तो इनहेलेशन के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, इनहेलेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि प्रेशर ऑफ लंग, प्रेशर ऑफ लंग must be higher इससे than atmospheric pressure। आपको पता होगा कि कोई भी गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है। तो अगर हायर नहीं आती है, लोअर लिखेंगे, कोई भी गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है। और हायर प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में रहेगा, ठीक है, अगर हायर प्रेशर एटमॉस्फेयर में रहेगा और लोअर प्रेशर लंग में रहेगा, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर से एयर मूव करेगा हमारे लंग्स में। ठीक है। इसके ठीक अपोजिट में आप देखेंगे क्या कि प्रेशर ऑफ लंग प्रेशर ऑफ लंग्स, प्रेशर ऑफ लंग नहीं बोलेंगे आप, प्रेशर इन लंग्स बोल सकते हैं। ठीक है। प्रेशर इन लंग्स लिखेंगे यहाँ पे, प्रेशर इन लंग्स। हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स का प्रेशर हायर रहेगा, तो अंदर से यानी कि लंग्स से एयर जो है वो, या लंग्स से CO2 बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। उसके बाद से एक होगा इनहेलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख दूं, इंटरकोस्टल मसल होती है मसल बिटवीन रिब्स। ठीक है। रिब्स के बीच में, हमारे रिब्स के बीच में जो मसल होती है उसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल होगा, यानी कि रिब्स के बीच के जो मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। और इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ऑफ किसका, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। ये हो गया इनहेलेशन के लिए 2 पॉइंट्स। ठीक है। या एक्सहेलेशन के लिए 2 पॉइंट्स। अब एक और चीज होता है क्या, राइज ऑफ रिब्स
इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो रिब्स जो है वो आगे और पीछे की तरफ राइज करेंगे, यानी कि लार्ज होंगे। ठीक है, और यहां पे होगा मूविंग बैक ऑफ रिब्स। ठीक है, इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, ये हो गए 3 पॉइंट्स। ठीक है, आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद से आपको एक डायग्राम बनाना भी जरूरी है। ठीक है, तो आप पहले इसको लिखिए, देखता हूँ मैं कुछ याद आ जाएगा, कुछ और छूटा हुआ है तो मैं आपको उसको लिखवा दूंगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद सबको डायग्राम भी बना देता हूँ करना है, या आप पहले लिख लीजिए। रिब्स जो है वो आगे इंटीरियर साइड में, आगे साइड में, ठीक है, वो आकर के जुड़ते हैं एक लॉन्ग लॉन्ग मसल, सॉरी लॉन्ग बोन से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो आप इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, राइज ऑफ स्टर्नम होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है क्या, बैकवर्ड मूवमेंट। बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट ये है कि यहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, और यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम होता है। तो ये रहा हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का टॉपिक। ये होती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या प्रोसेस समझ गए, और आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है वो भी जान गए। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आप अगर जानेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी जान जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो देखिए, ये कंडीशंस रहेंगी, ये पांचों कंडीशंस रहेंगी तो इनहेलेशन होगा, ये पांचों कंडीशंस रहेंगी तो एक्सहेलेशन होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये जो मैंने पहले पॉइंट्स लिखा रखे हैं। ठीक है, पहले पॉइंट्स यानी कि पहले इनहेलेशन के लिए लंग्स में प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए, जबकि एक्सहेलेशन के लिए लंग्स में प्रेशर हाई होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रख करके एक बार आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, जो कि डायग्राम बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट केवल मैं रख कर रहा हूँ, डायग्राम बनाने के बाद से, इसको समझाने के बाद से ये मैं बाकी पॉइंट्स भी रख कर दूंगा। तो देखिए,
जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ एग्जैक्टली आप वैसे ही बनाएंगे, आप इसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, ठीक है। ये है हमारा लंग्स, ठीक है। ये आ रहा है, पहली चीज ये जानिए आप कि देखिए ये जो लंग्स होता है इसमें ये ऐसे मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है। डायग्राम सब समझ जाएंगे कि इनहेलेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। एयर मूव कर रहा है लंग्स में, यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, ठीक है। और ये है हमारे लंग्स का नॉर्मल स्टेट। आप ये भी जानिए, बहुत जरूरी चीज है ये कि ह्यूमन ब्रीथ, ठीक है। ह्यूमन नहीं, आप बोलेंगे हेल्थी ह्यूमन, हेल्थी ह्यूमन breathe 12 to 16 times पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। और ये आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को जानने के लिए आप एक इजी डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेट का लंग है, जब इनहेलेशन हो रहा है यानी कि एयर का मूवमेंट हो रहा है इनसाइड द लंग्स, तो ये वो डायग्राम है। और जब एक्सहेलेशन हो रहा है तो एयर का मूवमेंट आउटसाइड द लंग्स मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये उसका डायग्राम है। और फिर वापस लंग्स का जो है वो नॉर्मल स्टेट में जाना, ये उसका डायग्राम है, ठीक है। ये है नॉर्मल स्टेट, ये है लंग्स का नॉर्मल स्टेट, ठीक है। और कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है, यही लंग्स का एक नॉर्मल स्टेट है। तो ये था आज का डायग्राम। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, उसके बाद से आप ये डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद से मैं देखूंगा तो आपको डिफरेंट रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स पढ़ा दूंगा मैं। आप इसको लिख लीजिए, 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं, आप इसको लिखते रहिए। तो अभी हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ है, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। 10 सेकेंड्स आपके कंप्लीट होने में बस कुछ टाइम ही रह गए हैं। तो अभी हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ है, हम मैं डिफरेंट वॉल्यूम रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स पर आ रहा हूँ।
तो हमारे अगले टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, हमारे अगले टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आप जानते होंगे कि अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि हमारे लंग्स का एक वॉल्यूम है। ठीक है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में स्टोर कर सकते हैं, या इतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हमारे लंग्स में हमेशा बचा रह जाता है, उससे ज़्यादा हम एयर बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो हर एक चीज़ का एक फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, एक्सेलेरेशन का एक फिक्स वॉल्यूम है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का एक फिक्स वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा पहला जो वॉल्यूम है वो है टाइडल वॉल्यूम, जिसको कि हम कैपिटल टी और कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम ऑफ जो है वो एयर वो ये होता है कि एक नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हम लोग कितने वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से, और कितने वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनसाइड लेते हैं बॉडी पे। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम उसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल इन पर ब्रीथ, एक ब्रीथ में, हर ब्रीथ में हम लोग कितने वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर लेते हैं या फिर बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। कंफ्यूज ना हो, इनहेल और एक्सहेल इन नॉर्मल ब्रीथ। ठीक है, लिखेंगे इसको वॉल्यूम ऑफ एयर इन नॉर्मल inhale and exhale पर ब्रीथ। ठीक है, पर ब्रीथ आप याद रखें कि हम लोग कितनी बार ब्रीथ करते हैं एक मिनट में? एक मिनट में हम लोग 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं, और हर ब्रीथ में हम लोग कितने वॉल्यूम ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हम लोग इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं, और इसका अमाउंट होता है 500 ml पर ब्रीथ। ठीक है, 500 ml पर ब्रीथ, और चूंकि हम लोग 12 बार टोटल, इसको लिखेंगे हम लोग टीवी। टीवी इक्वल्स टू होता है 500 ml पर ब्रीथ। ठीक है, और हम लोग पर मिनट अगर लें तो 12 बार एक मिनट में हम लोग सांस लेते हैं अगर, तो ये होगा 6000 ml पर मिनट, या पर मिनट, एक मिनट में हम लोग 6000 ml एयर इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल कर देते हैं। अगला वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो ये है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको
जिसको कि हम लोग कैपिटल IRP से डिनोट करते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को समझिए कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम उसे बोलते हैं कि हम लोग टाइडल वॉल्यूम के बाद, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर अगर हमने इनहेल किया उसके बाद क्या हम और भी एयर ब्रीथ कर सकते हैं इनसाइड फोर्सफुली? तो हाँ, कर सकते हैं। तो वो जो अमाउंट ऑफ एयर है या वॉल्यूम ऑफ जो एयर है हम लोग फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Forcefully inhaled air after tidal volume is known as inspiratory reserve volume, ठीक है। Forcefully inhaled air, ठीक है, forcibly अगर हम जो भी एयर इनहेल करते हैं टाइडल वॉल्यूम के बाद उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर inhaled forcibly after tidal volume, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के बाद हम लोग कितने अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, या कितने वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनहेल कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये IRV होता है कितना? 2500 से 3000, 2500 से 3000 ml पर ब्रीथ। इसको बोलते हैं हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है ऐसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको कि हम लोग कैपिटल ERV से डिनोट करेंगे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है आप सोचिए, सेम एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बस डिफरेंस क्या रहेगा? इनहेल्ड फोर्सिबली की जगह एक्सहेल्ड फोर्सिबली, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर exhale forcibly after tidal वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद क्या हम लोग कुछ और वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो फोर्सिबली एक्सहेल्ड एयर जो होता है उसी को हम बोलते हैं ERV, ठीक है। और ERV का वैल्यू होता है 1000 ml पर ब्रीथ। एक बार की ब्रीथ में हम 1000 ml फोर्सिबली एयर एक्सहेल आउट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम एक्सहेल आउट एयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ERV का वैल्यू। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाले को रख करके अगला वॉल्यूम पढ़ा दो, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। चलिए मैं इसको रख कर दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा इसको। ये होता है अगला हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। आप सभी जानते होंगे रेजिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, ठीक है। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल का मतलब बचा कुचा, ठीक है, या रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, या रिमेनिंग अमाउंट। यहाँ पे वॉल्यूम का बात हो रहा है। तो
अगर हम फोर्सिबली अगर एयर एक्सहेल आउट करते हैं, ठीक है, तो हम फोर्सिबली ईआरवी अगर हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ईआरवी अगर हम बाहर निकाल देते हैं लंग्स से, तो क्या कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रिमेनिंग रह जाना चाहिए? ऑफ कोर्स रह जाना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो एल्वियोलाई श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, यानी कि सिकुड़ जाएगा। तो उसको श्रिंक करने से रोकने के लिए हमारे बॉडी में हमेशा कितना भी हम फोर्स कर लें, रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर remain in lung after forceful एक्सीलरेशन। फोर्सफुल एक्सीलरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर बची रह जाती है लंग्स में, उसको बोलते हैं हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 1100 ml टू 1200 ml पर ब्रीथ। पर ब्रीथ नहीं बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे इतनी ही होती है, ठीक है। ये होगी आरवी की वैल्यू। उसके बाद से अगला वॉल्यूम एक कैपेसिटी अब आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मैं ये रब कर देता हूं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसको कि हम लोग कैपिटल आई और कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? सोचिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या इनहेल कर सकते हैं? हम टाइडल वॉल्यूम को इनहेल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, और फोर्सफुली हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी को भी इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हम लोग कितना इनहेल कर सकते हैं? टीवी और आईआरवी। तो ये होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कितना हम लोग एक बार में इंस्पायर कर सकते हैं, क्या है हमारी कैपेसिटी इंस्पायर करने की, उसी को हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इनहेल, ठीक है, इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या होगा? एक्सपिरेशन क्या होगा? नॉर्मल एक्सपिरेशन यानी कि नॉर्मल जो हम टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद से हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं? नॉर्मल हम टाइडल वॉल्यूम अंदर ले लेंगे, उसके बाद से फोर्सफुली हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लेंगे। तो आईसी की वैल्यू हो जाएगी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, ये भी हमारे इंस्पायरेशन करने की कैपेसिटी। सेम एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद से मैं थोड़ा सा रुक जा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर लें। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी लिख लीजिए, उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा रुकूंगा, बाकी के बचे रह जाएंगे 3। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? सेम एज जैसा कि इसमें हमने पढ़ा
इनहेलेशन की जगह बस एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद से, ठीक है, टाइटल वॉल्यूम हम इनहेल करेंगे तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद से, ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन की बाद से हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल आउट कर सकते हैं। तो इनहेल हम टाइटल वॉल्यूम करेंगे तो टाइटल वॉल्यूम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम फोर्सफुली भी एक्सहेल आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं बॉडी से, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद से, इंस्पिरेशन के बाद से हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हैं। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी टाइटल वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 500 प्लस 2500 ऐसे लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स 500 ml जो है वो टीवी है और IRV 300 ml है, ठीक है। तो 3500 ml इस टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी हमारी। सेम एज हम ये भी लिख सकते हैं क्या 500 ml प्लस 1000 ml इक्वल्स टू 1500 ml, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद से फिर रह जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल डिस्पेंसरी कैपेसिटी, फिर वाइटल कैपेसिटी और फिर टोटल लंट कैपेसिटी। यही तीन बाकी रह जा रहे हैं। अब जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको भी रख करके एक ही बार में पूरा बता दूंगा। आई थिंक आपका ये कैमरा जो मूव हुआ था उस साइड वो सही हो गया होगा। मुझे अभी पता चला कि आपका कैमरा मूव हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपको मैंने इधर ही लिखवाया है, तो आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाया वो सब क्लियर होना है, ठीक है। मैं उधर लिखा ही नहीं है मैंने, ठीक है। तो आप इसको समझ चुके होंगे। अब मैं बात करूंगा बाकी के तीन कैपेसिटीज के बारे में, ठीक है। जिसमें से पहला है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको कि हम कैपिटल FR और C से डिनोट करते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, रेजिडुअल मतलब मैंने बताया कि बचा रह जाना, ठीक है, बचा हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग, एक सेकंड होल्ड करिए, आवाज आ रही होगी आपको, ठीक है। मैं उस आवाज को करके आता हूँ। एक्चुअली में मूर्ति विसर्जन है आज, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी का, तो उसी का आवाज आ रहा है यहाँ पे। बंद हो गई आवाज। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग आफ्टर
नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी कि टाइडल वॉल्यूम हमने बॉडी से बाहर निकाला, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम हमने बॉडी से बाहर निकाला, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम अगर बॉडी से हमने बाहर निकाला तो उसके बाद से भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे बॉडी में रह गया होगा, ठीक है। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे बॉडी में रह गया है, हमारे लंग्स में रह गया, उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। और इस एफआरसी का वैल्यू होता है, एफआरसी की वैल्यू होती है क्या, तो देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद से, नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद से क्या हम फोर्सफुली भी एक्सपायरेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ईआरवी को भी फोर्सफुली निकालने के बाद से हमारे अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है। मैंने अभी चौथे नंबर के टॉप पॉइंट्स में लिखवाया है, ठीक है। चौथे नंबर के पॉइंट में मैंने आरवी को लिखवाया कि आरवी हमारे बॉडी में हमेशा रह जाता है फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद भी। तो ये जो एफआरसी है वो होता है सम ऑफ ईआरवी प्लस आरवी, ठीक है। अब अगला जो कैपेसिटी होती है वो होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जिसको कि हम लोग कैपिटल वी और कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है आप सोचिए। वाइटल कैपेसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इनहेल्ड कब, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन करने के बाद से, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद से कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनहेल कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। सॉरी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का वैल्यू हो जाएगा, हमने फोर्सफुली एक्सहेल किया, फोर्सफुली एक्सहेल किया तो क्या हम लोग ईआरवी बाहर निकाल रहे हैं, ऑफ कोर्स निकाल रहे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले बाहर जो फोर्सफुली ईआरवी निकाले हैं उसको हम लोग अंदर लेंगे, तो यानी कि ईआरवी हो जाएगा। और क्या आप अंदर ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम, जो कि हम लोग नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ले रहे थे, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइडल वॉल्यूम प्लस। और क्या ले सकते हैं हम, इसके बाद से लोग ले सकते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद, ठीक है। फोर्सफुली जब हम लोग इंस्पिरेशन करेंगे तो हम लोग आईआरवी भी ले सकते हैं बॉडी लंग्स के अंदर हमारे, ठीक है। फोर्सफुली हम लोग आईआरवी भी अंदर ले सकते हैं। फिर से देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इनहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद से हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फोर्सफुली ईआरवी बाहर निकाला है तो उसको हम लोग ले सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकते हैं क्योंकि नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए हम लोग टाइडल वॉल्यूम इनहेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग और क्या ले सकते हैं, फोर्सफुली इंस्पायरेशन क्या कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वीसी का वैल्यू, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू। उसके बाद से हमारा अगला और आखिरी टॉपिक, और इसी टॉपिक का आखिरी पॉइंट रह जाएगा 9th पॉइंट है हमारा, ये होगा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल टी, कैपिटल एल और कैपिटल सी से। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी ये होती है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनहेल कर सकते हैं,
मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर जो वो हमारा हमने टोटल इनहेल कर रखा है बॉडी के अंदर, तो हमारे लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग एक बार में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, इन लंग कब at the end of forceful इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद से, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद से कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोगों ने अपने लंग के अंदर इकट्ठा कर रखा है। हमने लंग में आईआरवी सबसे लास्ट में ले सकते हैं। सबसे पहले तो टाइडल वॉल्यूम लेंगे, उसके बाद से लेंगे हम लोग आईआरवी नॉर्मली, ठीक है। आईआरवी हम लोग लेते हैं फोर्सफुली, नॉर्मली हम लोग लेते हैं पहले टीवी, उसके बाद से फोर्सफुली ले लेंगे आईआरवी। आईआरवी जब खत्म होगा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने आईआरवी एक बार में ले लिया, ठीक है, उसको लेने के बाद से टोटल हमारे अंदर कितने, हमारे लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रह गया है, ठीक है, कितना हम लोगों ने एक्यूमुलेट कर लिया है, तो उसी को कहते हैं हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी। और जिसकी वैल्यू होती है टीएलसी की वैल्यू होती है क्या, सोचिए आप क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हमेशा बॉडी के अंदर रहेगा, हमारे लंग के अंदर हमेशा रहेगा। उसके बाद से हम लोगों ने फोर्सफुली ये एक्सहेल कर सकते हैं, कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर, ईआरवी, जो कि हमारे अंदर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन कह रहा हूं मैं, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर पहले से ही आरवी, ईआरवी और टाइडल वॉल्यूम हो, ठीक है। ये तीनों पहले होंगे, उसके बाद से हम लोग फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर सकते हैं। यानी कि आईआरवी तभी हम ले पाएंगे बॉडी के, हम ले सकते हैं अपने बॉडी के अंदर जब हमारे अंदर पहले से रेजिडुअल वॉल्यूम हो, उसके बाद से ईआरवी हो, उसके बाद से टाइडल वॉल्यूम हो, ये तीनों होंगे, उसके बाद से हम लोग फोर्सफुली आईआरवी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने आईआरवी ले लिया, तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हम लोगों ने फोर्सफुली इनहेल कर लिया। तो टोटल लंग की कैपेसिटी क्या होगी, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, ठीक है। ये हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको रेजिडुअल वॉल्यूम के केस में बताया है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको पुट करिए यहाँ पे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू मैंने बताई है उसको यहाँ पे पुट करिए। टाइडल वॉल्यूम की मैंने वैल्यू जो बताई उसको यहाँ पे पुट करिए। उसके बाद से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू बताई है मैंने उसको यहाँ पे पुट करिए। इन तीनों का सम कर देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारे आज के आखिरी टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे आकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछिए या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन अभी तक मुझसे कोई डाउट नहीं पूछा गया है। तो अगर डाउट पूछेंगे नहीं तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्ट जितना मैंने पढ़ाया उसके अंदर का कोई भी डाउट लाइए आप, ठीक है, वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी से बाहर जाना चाहते हैं, आप उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको वही बताया जाएगा जो आपके कोर्स में है, ठीक है। ये क्लास केवल और केवल 11th 12th और नीट के प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जाननी है तो आप कॉलेज में जानेंगे। और एक और आखिरी बात ये कि आप एनसीईआरटी रिवीजन करना शुरू करिए, ठीक है। एनसीईआरटी की एक लाइन की रीडिंग करते रहिए, एक लाइन की रीडिंग करेंगे तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। ये क्या, कोई भी चैप्टर तभी क्लियर होगा जब आप एनसीईआरटी की एक लाइन रीड करेंगे। आप लेक्चर देखिए, उसके बाद से आप एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़िए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। एनसीईआरटी की कोई सी भी लाइन लाइए आप, जो आपको मैंने पढ़ा दिया है उसमें से मैं आपको उस लाइन का पूरी तरह से डेफिनेशन मतलब उसका अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप
एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज लेकर के आप सोचेंगे कि हाई फाई बन जाए, ठीक है। आप अगर साइंटिस्ट वाली तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बनाया जाता है, यहाँ पे नॉर्मली 11th-12th की क्लास चलती है और नीट के प्रिपरेशन की क्लास चलती है। साइंटिस्ट बनने के लिए आप साइंटिस्टों के पास संपर्क करें, ठीक है। तो ये थी मजाक की बातें। आप ये टॉपिक पढ़िए, आप इनकी वैल्यू आप खुद से पता करके आप लिख देंगे, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। और फिर एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी डोजो, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।